हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि है। यह सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस आदि के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि आखिर इंटेलिजेंस बुद्धि क्या होती है और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, जो इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धि शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द इंटेलिजर या इंटेलिजेंटिया से मिलकर बना है। अब ये इंटेलिजर या इंटेलिजेंटिया का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। टू अंडरस्टैंड आप याद रखें, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर इंटेलिजेंस बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। सिर्फ याद करने को, रट्टा मारने को ही हम बुद्धि नहीं कहते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं? जैसे कोई रीजनिंग एबिलिटी होना, यानी कि तर्क लगा पाना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, अमूर्त है, उसके बारे में सोच पाना। यहाँ तक, या फिर हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान कर पाना। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट के साथ हम एडप्शन कर पाते हैं, यानी समायोजन कर पाते हैं हमारी प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ, उसे भी हम किस में काउंट करते हैं? बुद्धि में काउंट करते हैं। सिर्फ रट्टा मारने को यानी याद रखने करने को ही हम बुद्धि नहीं कहते। एबिलिटी टू लर्न समथिंग, मतलब कुछ भी सीख पाने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखें कि जो बुद्धि है, इस पर सबसे पहला कार्य किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले बुद्धि पर कार्य हम साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले बुद्धि पर कार्य किसके द्वारा किया गया? तो सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या याद रखें? सर फ्रांसिस गाल्टन, इनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया? बुद्धि पर कार्य किया गया। आप याद रखें, बुद्धि पर सबसे पहले कार्य किसके द्वारा किया गया? तो सर फ्रांसिस गाल्टन, यानी कि जो गाल्टन थे, इनके द्वारा बुद्धि पर सबसे पहले कार्य किया गया। तो साथ ही इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स शब्द से आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो गाल्टन थे, इन्होंने ही हेरिडिटी को फोकस किया था, यानी कि बुद्धि के पीछे उन्होंने हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को एक रीज़न बताया था। इसके अलावा इनकी एक बुक भी है। बुक का नाम आप याद रखें, गाल्टन की बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। ये 3 पॉइंट आप याद रखें। फर्स्ट कि बुद्धि पर सबसे पहले कार्य किसने किया? तो गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्हीं को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। इन्होंने फोकस किया हेरिडिटी को। फोकस किसे किया? हेरिडिटी को। साथ ही इनकी बुक का नाम क्या है? हेरिडिटरी जीनियस। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर सबसे पहले कार्य किया गया। इंटेलिजेंस की टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, किसमें कितनी बुद्धि है, इस तरह की टेस्टिंग सबसे पहले की गई फर्स्ट बार, यानी सबसे पहले किया अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। ध्यान रखेंगे, बिने एंड साइमन ने। इन्होंने कब किया? 1905 में, यानी कि फ्रांस गवर्नमेंट की पहल पर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कार्य किया अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। ईयर याद रखेंगे 1905। लेकिन इनके द्वारा जो टेस्टिंग थी वो सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए थी। तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया, रिवाइज किया गया। तो सबसे पहली बार कब रिवाइज किया गया? 1908 में। याद रखेंगे 1908 में। इस 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? मेंटल एज का। वो भी किसके द्वारा दिया गया? तो वही नाम याद रखें, बिने और इनके जो साथी हैं थियोडोर साइमन, इन्हीं के द्वारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके बाद 1912 में स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया।
याद रखेंगे स्टर्न ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, आईक्यू का। आईक्यू यानी क्या होता है, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट। याद रखें आईक्यू को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि। और आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया टर्मन के द्वारा। याद रखेंगे फॉर्मूला दिया गया आईक्यू का टर्मन के द्वारा। जो लुईस टर्मन थे इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए जो फॉर्मूला दिया था उसमें सुधार भी किया था बाद में, जो कि 1916 में किया गया था। जो लुईस टर्मन थे इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग के फॉर्मूले में सुधार किया और एक नया फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला था हमारे पास मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यानी कि जो मानसिक आयु है वह, और क्रॉनिकल एज यानी कि जो व्यक्ति की वास्तविक आयु है वह। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो मेंटल एज है इस शब्द का यूज़ पहली बार किसने किया, तो फिर हमारा आंसर होगा कैटल। आप ध्यान रखें कि जो मेंटल एज शब्द है, वर्ड है, इसका यूज़ यानी कि फर्स्ट यूज़ किसके द्वारा किया गया था, कैटल के द्वारा। और जब हमने बात की थी कि जो मेंटल एज है इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो कॉन्सेप्ट लाया गया था बिने एवं साइमन के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखें। एम से याद रखें मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, और सी से याद रखेंगे क्रॉनिकल एज यानी कि व्यक्ति की वास्तविक आयु। आप ये भी ध्यान रखें कि बुद्धि जो टेस्टिंग होती है यानी कि बुद्धि के परीक्षण होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास वर्बल हो सकता है यानी कि शाब्दिक। ध्यान रखें जो टेस्टिंग अगर हम बुद्धि की करते हैं तो वर्बल हो सकती है यानी कि शाब्दिक हो सकती है, या फिर नॉन वर्बल हो सकती है। नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक यानी कि चित्रों के माध्यम से या कुछ और निर्देश लिखे हों उनके माध्यम से टेस्टिंग की जा सकती है, या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड भी क्या हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। ये 3 टाइप के बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं वो आप लोग ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखा था कि जो इंटेलिजेंट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजर या फिर इंटेलिजेंटिया से मिलकर बना है, उसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमने गॉल्टन के बारे में पढ़ा था कि गॉल्टन ने क्या किया था, सबसे पहले बुद्धि पर कार्य किया, और इनको ही फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। इनकी बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। इसके बाद हमने बात की 1905 की। तो 1905 में गॉल्टन के बाद आप याद रखें 1905। तो 1905 में क्या देखा हमने, 1905 में बिने एवं जो साइमन थे दोनों ने मिलकर फ्रांस गवर्नमेंट की पहल पर इंटेलिजेंस की टेस्टिंग स्टार्ट की। उसके बाद 1912 में हमने अभी पढ़ा कि विलियम स्टर्न जो थे इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। आईक्यू क्या होता है, बुद्धि लब्धि यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं। इसके बाद आईक्यू का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, तो वह दिया गया टर्मन के द्वारा। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा और जो फॉर्मूला है आईक्यू का वो दिया गया है टर्मन के द्वारा। तो लुईस टर्मन ने क्या फॉर्मूला दिया है, इन्होंने फॉर्मूला दिया है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। और मेंटल एज शब्द यूज़ किसने किया, तो उसका आंसर होगा हमारा कैटल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेंज, क्लासिफिकेशन और क्लास में इन बच्चों का परसेंट कितना होता है वह लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। रेंज निकाली कैसे जाती है, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज यानी कि मानसिक आयु बटे में रहेगा वास्तविक आयु, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई 8 साल का बच्चा है यानी कि उसकी क्रॉनिकल एज कितनी हो गई, 8 साल, लेकिन वो दिमाग रखता है 10 साल के बच्चे जितना। तब इसका आईक्यू हम निकालते हैं। इसका आईक्यू लेवल जो हम निकालेंगे, सॉल्व करते हैं 1000 अपॉन 8, 8 1 सा 8, 2 कैरी, 8 2 16, 4 कैरी एंड 8 5 सा हमारे पास आ गया 40 यानी कि 125%। यानी इसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना आया, 125। और 125 कहाँ है, 120 से 129 के बीच में। यानी कि बच्चा किस, उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बच्चा क्या होगा, सुपीरियर होगा यानी कि श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे रेंज लिखी गई है और क्लासिफिकेशन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखें 130 अबव, और फिर उसके बाद आप 10 करके इसको लिख सकते हैं 120, 110, 90, 80, 70, फिर बिलो 70,
50, फिर यहाँ पर थोड़ा और डिफरेंस है 35 एंड 20 और बिलो 20। अब इनका हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, तो जो बच्चे 130 अबव हैं, यानी इनका अगर हम IQ लेवल निकालते हैं वो 130 के अबव आता है, तो वो बच्चे होते हैं गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं गिफ्टेड वो हाईली इंटेलिजेंट भी होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये वाला जो डार्क पार्ट है ये होते हैं गिफ्टेड बच्चे। इसका मतलब ये हाईली इंटेलिजेंट भी होते हैं, हाईली क्रिएटिव भी होते हैं और साथ ही साथ हाईली मोटिवेट भी रहते हैं। याद रखें, तो ऐसे बच्चे जो हाईली यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, क्रिएटिव भी हैं और मोटिवेटेड भी रहते हैं, ऐसे बच्चे गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली छात्र कहलाते हैं। तो गिफ्टेड से आप याद रखें प्रतिभाशाली। इसके बाद यदि बच्चे का IQ लेवल 120 से 129 के बीच में है तो वो बच्चा क्या होगा, सुपीरियर होगा, यानी कि वह बच्चा श्रेष्ठ होगा। इसके बाद 110 से 119 के बीच में है तो वो बच्चा क्या होगा, ब्राइट नॉर्मल। ब्राइट नॉर्मल मतलब ये बच्चे क्या होते हैं, तेज बच्चे होते हैं। और जो सुपीरियर होते हैं ये याद रखें गिफ्टेड यानी कि जो प्रतिभाशाली हैं। इसके बाद सुपीरियर के पीछे से याद रखें कि किसी किसी कक्षा में पाए जाते हैं जो सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अच्छे नंबर लाते हैं और सिलेबस में भी सभी बच्चों से आगे रहते हैं। जो ब्राइट नॉर्मल बच्चे होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कक्षा में तेज होते हैं। जो एवरेज है, एवरेज बच्चे का हम क्या याद रखेंगे, ये सब कुछ सीख सकते हैं, यानी कि हर चीज़ में सामान्य रूप से क्रिएटिव होते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले से बनी चीज़ों में सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डल नॉर्मल बच्चे हैं जिनका रेंज 80 से 89 के बीच में है, तो डल नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, स्पेशल मेथड से यदि हम इनको सिखाएं कुछ तो वो सीख सकते हैं। साथ ही टीचिंग मेथड जो होती है वो लो लेवल के इनके लिए साथ हमें यूज़ करना पड़ता है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो ये बच्चे क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि उनके साथ टीचर मेहनत करता है तो। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेंटली चैलेंज बच्चे वो बच्चे होंगे जो कि जिनका शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होता है, अधूरा रह जाता है या गति संबंधी इनमें समस्याएं होती हैं। इन्हें हम नुकीले धारदार चीज़ों से दूर रखना चाहिए। क्लासेस में हमें इन पर अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन तो सभी बच्चों पे देना चाहिए पर मेनली ध्यान रखना चाहिए इन बच्चों का। इसके बाद हमारे पास है माइल्ड। ये बच्चे क्या होते हैं, यानी मंद बुद्धि वाले। ये लो लेवल जो है वो मैथ कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और साधारण जॉब भी कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और साथ ही अपना जीवन खुद भी जी लेते हैं। इसके बाद यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मॉडरेट हैं, ये आप ध्यान रखें, जो मॉडरेट है ये मिनिमम जो ट्रेनेबल इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि कम से कम इनका IQ होता है। इन्हें जो भी कुछ सिखाया जाता है वो सीख जाते हैं, जैसे खुद से वो खाना खा सकते हैं, खुद से कपड़े पहन सकते हैं, अपना काम भी खुद कर पाते हैं। जो सेवर होते हैं ये क्या होगा हमारे पास, ये अपना काम खुद नहीं कर पाते, ये फैमिली मेम्बर जो हैं उन्हीं को पहचानते हैं और उन्हीं को रिस्पॉन्स देते हैं। और जो प्रोफाउंड या इडियट बच्चे होंगे इनको हम क्या, इनका यानी कि जिसका रेंज जो होगा IQ लेवल वो बिलो 20 होगा, तो उनका हम ध्यान रखें कि ये बच्चे हम बोल सकते हैं इससे बेड पर लेटे रहते हैं, यानी कि इनको फैमिली मेम्बर की काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। अब आप साथ ही साथ ये ध्यान रखें एक छोटी सी चीज़ और, कि जो एवरेज बच्चे होते हैं ये सामान्यतः सभी क्लास में ज़्यादा होते हैं, है ना, यानी कि 50% बच्चे जो होता है किसी भी क्लास में वो कैसे होते हैं, 50% बच्चे किसी भी क्लास में एवरेज होते हैं। इसके बाद आप यहाँ ऊपर याद रख लें 16, यानी कि किसी भी क्लास में ब्राइट नॉर्मल बच्चे भी कितने होते हैं 16% और डल नॉर्मल बच्चे भी कितने होते हैं 16%। ब्राइट नॉर्मल मतलब नॉर्मली तेज बच्चे जो होते हैं जो इजीली अपना होमवर्क वगैरह सभी कर लेते हैं, क्लास वर्क कर लेते हैं, और डल नॉर्मल बच्चे भी कितने होते हैं 16% होते हैं, यानी कि स्पेशल मेथड यदि टीचर क्या करे लो लेवल की मेथड के साथ इनको सिखाएं तो वे इजीली सीख जाते हैं। इसके बाद याद रख लें आप लोग 7 and 7, तो जो 7% है सुपीरियर बच्चे भी कितना होते हैं किसी क्लास में 7% और बॉर्डर लाइन के बच्चे भी कितने होते हैं 7%। ये नॉर्मली अनुमान है कि किसी भी क्लास में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। 50% एवरेज बच्चे होते हैं, 16% डल नॉर्मल और ब्राइट नॉर्मल, और 7% बच्चे होते हैं सुपीरियर और 7% ही होते हैं बॉर्डर लाइन पर। इसके बाद 2% बच्चे गिफ्टेड होते हैं और 2% बच्चे क्या होते हैं मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। इस तरह से जब आप इन सारे परसेंटेज को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 100।
तो ये कुछ थी हमारे पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड टर्म्स और कुछ बेसिक। आप लोग ध्यान रखें कि किस ईयर में किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इंटेलिजेंस के ऊपर क्या कार्य किया गया है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिली होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।